अपराध में 1 वर्ष या उससे कम का दंड हो तो ऐसी दशा में संज्ञान 1 वर्ष के अंदर लिया जाएगा। और अगर किसी अपराध में दंड 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक है तो संज्ञान की अधिकतम समय कितना? 3 वर्ष। ये बात काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के भी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। देखिए मॉडल क्या बना था कि अगर किसी अपराध में 3 वर्ष से अधिक का दंड है, 3 वर्ष से अधिक, तो संज्ञान की समय सीमा क्या होगी? तो 3 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय अपराधों में संज्ञान की कोई समय सीमा नहीं होगी। क्योंकि समय सीमा हम केवल कितना तक निकाले हैं, जो अपराध कहा कितना तक दंडनीय है, 3 साल। एक पहले ये नियम बना लीजिए कि 3 साल से अधिक के अपराधों में दंड से दंडनीय संज्ञान कभी भी लिया जा सकता है। उसके लिए कोई समय सीमा कानून द्वारा निर्धारित नहीं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब तीनों पर आपका एक एक उदाहरण देखा जाए। कोई ऐसा अपराध लीजिए जिसमें कि मात्र और मात्र जुर्माने का दंड हो। एक में हम अपराध का उदाहरण देखेंगे जिसमें कि 1 वर्ष से कम का दंड हो, और तीसरा उदाहरण हम देखेंगे जिसमें कि 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष या उससे क्या हो, कम का। तो देखिए कह करके भाई आईपीसी की भी 2-3 धारा यहाँ कवर करा दिया जाए। 290 उठाया जाए। पहला, लूक न्यूसेंस के मामले में अवशेषी प्रावधान जुडियरी प्रावधान या अवशिष्ट प्रावधान 290 में है, और इसमें मात्र जुर्माने का दंड है आईपीसी में, और अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? 200 रुपये। अब कवर करिए नियम पर। अगर किसी व्यक्ति ने धारा 290 के तहत दिए गए अपराध को किया तो मजिस्ट्रेट को कितने दिनों में अपराध किए जाने के अवगत हो जाना है? 6 माह। जैसे ही 6 माह बीता अब उस अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध अब कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि पहली न्याय कार्यवाही कौन चलती है? संज्ञान। दूसरा उदाहरण आपका 1 वर्ष वाला देखा जाए तो धारा 510 देख लिया जाए। आईपीसी की धारा 510 आ सकती है भाई। सबसे कम कारावास का दंड आईपीसी की धारा में है? 510 में है। कोई व्यक्ति है और नशे में चूर है, यानी कि मत है, और लोक स्थान में क्या करता है? देशपात या औचार यानी कि हंगामा करता है, तो कितना दंड बताया गया था? 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या 2। बताइए, केवल तो जुर्माना दंड है नहीं, कारावास भी हो गया, और वह कारावास 1 वर्ष या उससे क्या है? कम। तो 510 के अपराध का संज्ञान कितने वर्षों के अंदर लिया जा सकता है? 1 वर्ष। क्यों? क्योंकि अगर किसी अपराध में 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का दंड है तो संज्ञान की समय सीमा अधिकतम कितनी है? 1 वर्ष। और यहीं से आपका यूपीजे और यूपीएससी में क्वेश्चन बना है। देखिए आपका यहाँ उदाहरण 2 हम देखेंगे। एक आपका 499 आईपीसी का डिटर्मिनेशन यहाँ मानना, और दूसरा हम देखेंगे 403 का अपराध, यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग। बताइए, मानहानि के अपराध में आपका दंड जो दिया गया है परिभाषा 499 में, और कितने अपवाद हैं 499 में? 10। और दंड आपका 500, 501 और 502, और दंड कितना दिया गया है? 2 वर्ष। ध्यान में रखिए, कितना? आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा 403 में, और सजा भी 403 में ही है, और इसमें जो दंड दिया गया वो भी कितना है? 2। अब इस नियम पर सेट करना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना है कि मानहानि के मामलों में संज्ञान की समय सीमा क्या होगी?
तो दंड के आधार पर आप निकालेंगे। तो दंड कितना है? 2 साल। तो 2 साल दंड है, तो इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि 2 साल का जो दंड है वह तो 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक के बीच में आता है। और इतना अगर दंड है तो संज्ञान की समय सीमा अधिकतम कितनी होती है? तो मानहानि के मामलों में संज्ञान की समय सीमा कितनी साल? 3 साल, क्योंकि 1 से 3 के बीच में इसमें क्या है सजा। अब नया क्वेश्चन ये बना नहीं, लेकिन इस आधार पर बन सकता है कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध में संज्ञान की समय सीमा बताइए। दे देगा 6 माह, 1 साल, 3 साल, इनमें से कोई नहीं। तो कितना मारेंगे? 3 साल। क्यों? क्योंकि आपराधिक दुर्विनियोग में दंड की सीमा कितनी है? 2 साल। तो 2 साल किसमें आ रहा है? 1 साल से अधिक के 3 वर्ष तक के अपराधों में। तो इसके लिए संज्ञान अधिकतम कितने समय तक? 3 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन भाई चांस रहता है, इसलिए इतना समय लिया गया, पूरा चांस रहता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया कि 3 साल से अधिक का दंड है तब संज्ञान की समय सीमा, इनमें से कोई नहीं या कोई संज्ञान की समय सीमा नहीं है। ये मार्क कराइए। फिर भाई कोई भाई 190 पर 190 में आपका कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। पहला नियम ये बनता है कि 190 के तहत सामान्यतः कॉग्निजेंस लेने का हक किसको प्राप्त है, या आपका संज्ञान कौन लेता है, तो आपका सतर्क रहना है। और क्लास वाइज यहाँ पढ़िएगा, मिलाने के लिए आता है। 190 1A, 190 1B और 190 1C, ऐसे पढ़िएगा भाई। देखिए मैं बता दूं, 190 1A, 190 1B और 190 1C मिलाने के लिए भी आता है। तो अब देखिए इसी के साथ जब 190 पढ़िए तो आपका कुछ कंसेप्ट और बनाना है और तुरंत आपका 210 भी पढ़ लेना है, यानी कि अब कंसेप्ट भी बनाना है। इन तीनों के बाद कौन सी धारा पढ़नी है? 210। देखिए पहले ध्यान से, सामान्यतः संज्ञान लेने का जो हक 190 में है वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अगर कोई पूछे कि 190 में कौन संज्ञान लेता है किसी अपराध का, तो आपका जवाब होगा कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरा क्वेश्चन, क्या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी संज्ञान अपराध का ले सकता है? तो आप कहेंगे सामान्यतः नहीं, सामान्यतः नहीं। तीसरा क्वेश्चन कि सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसकी द्वारा ऑथराइज करने पर अपराध का संज्ञान ले सकता है? यहाँ गलती ज्यादा होती है। तो दे देगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत करने पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत करने पर, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत करने पर, इनमें से कोई नहीं। भाई सतर्क रहना है। आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर सकता है अपराध का संज्ञान करने के लिए। लेकिन एक लेकिन और टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए तो लगाना, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सभी अपराधों का संज्ञान ले सकता है, लेकिन द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को केवल उन्हीं अपराधों का संज्ञान लेने के लिए ही ऑथराइज किया जाएगा जो उसके जांच और विचारण की अधिकारता में हो, यानी कि जिसकी जांच या विचारण सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भले विचारण न कर पा रहा हो किसी अपराध का, फिर भी वह संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। आगे बताया जाएगा अभी। अब ये आया आपका कि अब इसी के साथ एक और धारा पढ़ लेनी है 200 का और 100 आपका 90।
भाई एक साथ पढ़िएगा, यहाँ से गलती ज़्यादा होती है, भले अलग से लिख लीजिए, कंफ्यूज ज़्यादा लोग होते हैं, फिर इसको लिख लीजिए। 190 में लिखिए पहले तो तृतीय वर्ण की अलग से लिखिए, ये गलत 50% लोग अभी भी गलत करेंगे, 2 बार बताया जा रहा है, लिखवा भी जाता है, इसमें शक नहीं है। और यहाँ से बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो जहाँ भी कंफ्यूजन हो उसको अलग से मैं लिखवा भी रहा हूँ। एक लाइन लिखिए भाई, 190 में लिखिएगा, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर संज्ञान ले सकता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर संज्ञान ले सकता है। हाई कोर्ट यहाँ ना मार दीजिएगा। 260 में लिखिए भाई, धारा 260 आइए, लिखिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों को लिखिएगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, सीजीएम ना मार दीजिएगा, यहाँ यही गलती होती है, इसके द्वारा ऑथराइज करने पर हाई कोर्ट लिखिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर संक्षिप्त विचारण कर सकता है, यानी कि समरी ट्रायल कर सकता है, संक्षिप्त विचारण कर सकता है, यानी कि समरी ट्रायल कर सकता है। नहीं, ये दोनों क्वेश्चन गलत ना हो। 190 में थोड़ा समय लगता है भाई, और किसी धारा में नहीं, कई टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्या किया जाए। अब 260 61 को लिखवा गए, आगे पढ़ाते समय लग किया जाएगा। देखिए भाई आपका, फिर अब आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा तो किन आधारों पर लेगा, ये भी पूछा जाता है, तो क्रम से याद रखना है। 190A में परिवाद या कंप्लेंट पर संज्ञान अपराध का, 190(1)B में पुलिस रिपोर्ट पर, और 190(1)C में या तो किसी की सूचना पर या शिकायत पर या सुमोटो मतलब कि स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा। इसका मतलब ये हुआ कि 190(1)C यहाँ से आपका क्वेश्चन पहले कर बता दिया जाए भाई, आपका 190(1)A पहले आइए, तीनों याद रखिएगा, क्लास वाइज मैं बता दूं। पहला क्या है, कंप्लेंट, दूसरा क्या है, परिवाद, और तीसरा क्या है, स्वयं के ज्ञान। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन और बनाकर तब समझाया जाए। अगला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अब संज्ञान इनमें से किसी एक आधार पर लिया जाएगा एक बार में, कि 2 या 2 से अधिक आधार पर। तो जो कॉग्निजेंस अपराध का लिया जाएगा, इनमें से किसी एक आधार पर लिया जाएगा, एक साथ 2 या तीनों आधारों पर नहीं, यानी कि संज्ञान एक बार लिया जाता है किसी एक आधार पर, बार बार नहीं लिया जाता। और दूसरा नियम, एक से अधिक आधारों पर एक साथ नहीं लिया जाएगा, या तो मजिस्ट्रेट परिवाद पर ले, या किस पर ले, पुलिस रिपोर्ट, या किस पर ले, स्वयं के ज्ञान। मजिस्ट्रेट ये नहीं कर सकता कि परिवार पर और पुलिस रिपोर्ट दोनों पर एक साथ कॉग्निजेंस ले ले, ये संभव नहीं है, या तीनों पर ले ले। और ये आपका अगर गलती मजिस्ट्रेट कर दिया है तो इसको सुधारा जाएगा, कौन सी धारा में, 210। अब तुरंत 210 भी निपटा देना है, यानी कि भले 190 पर ही आदमी है, लेकिन कई धाराएं क्या हो रही है कोरिलेट करके, अब अलग से बताया नहीं जाएगा, यही इसको निपटा देना है 210 को। 468 भी बता दी गई। फिर एक बार अच्छे से इसको देखिए, ज़्यादा सवाल भी बनता है
आपके सीनियर भी बनाएंगे, कोचन वकील साहब भी बनाएंगे, और आपका कह सकते हैं कि कंपटीशन में बनता है। ध्यान से आप समझिए, 210 भाई अच्छे से देखिए, वहां लिखवा देंगे जब आएगा तो। देखिए आपका, अगर किसी मामले में कंप्लेंट किया गया है, परिवाद किया गया है, और मजिस्ट्रेट परिवाद पर आपका संज्ञान लेकर इंक्वायरी और ट्रायल कर रहा है, यानी कि जांच या विचारण किस पर मजिस्ट्रेट शुरू कर दिया है, परिवाद। इसी बीच आपका न्यायालय में यह दिखाया जाता है कि जो इस मामले में पुलिस अन्वेषण कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस अपराध का संज्ञान परिवाद पर लेकर न्यायालय कार्यवाही कर रहा है, उसी मामले में ये दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि FIR दर्ज करके क्या कर रही है, तफ्तीश। यानी कि आपका इधर अन्वेषण भी पुलिस कर रही है। तो अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कंपटीशन में कि किसको रोका जाएगा, परिवाद को रोका जाएगा कि अन्वेषण को रोका जाएगा। तो मजिस्ट्रेट परिवाद को रोक देंगे, स्थगित कर देंगे, और पुलिस से अन्वेषण की क्या मांगेंगे, रिपोर्ट। अब पुलिस अन्वेषण की रिपोर्ट भेजेगी 173(2) के तहत, जो हमें बताना है। अभी आया कि परिवाद वाला मामला और पुलिस रिपोर्ट में जो अभियुक्त है वो समान है, मामला समान है, और परिवाद अभी रुका हुआ है। अब समस्या ये आई कि पुलिस रिपोर्ट भी पहुंच गई और उधर क्या हो गया, परिवाद भी रुका है। तो संज्ञान तो किसी एक आधार पर लिया जाएगा, एक से अधिक आधार पर एक साथ नहीं। तो ऐसी दशा में 210 ये बताती है कि अब दोनों मामले एक साथ कर दिए जाएंगे, मर्ज कर दिए जाएंगे, एक साथ चलेंगे, और संज्ञान किस पर लिया हुआ माना जाएगा, तो परिवाद पर नहीं, किस पर, पुलिस रिपोर्ट। यानी कि पुलिस रिपोर्ट और परिवाद वाले मामले अब साथ चलेंगे, मुकदमा अलग अलग नहीं। और अब आया कि संज्ञान किस पर माना जाएगा लिया हुआ, परिवाद पर की पुलिस रिपोर्ट पर। तो किस पर माना जाएगा, पुलिस रिपोर्ट। यानी कि इसका मतलब हुआ 210 का सिद्धांत निकाल लीजिए कि संज्ञान एक बार लिया जाता है, आपका किसी एक आधार पर एक बार, एक से अधिक आधारों पर एक साथ संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अब फिर बैठ हो जाइए भाई। पहला संज्ञान का तरीका क्या है, परिवाद है आपका 190(1)(a) में, तो परिवाद पर संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट। दूसरा पुलिस रिपोर्ट है, तुरंत आपका पुलिस रिपोर्ट का बंटवारा कर लीजिए। देखिए पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में दी गई है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब हुआ 173 के किस क्लास के तहत, 2 के तहत भेजी गई, पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहाँ पहुँच गई, 190 में मजिस्ट्रेट के पास। तो पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। एक लाइन जानना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की। या तो पुलिस रिपोर्ट में ये होगा कि साक्ष्य पर्याप्त है, यानी कि चार्जशीट या चालान शीट कहा जाएगा। या पुलिस रिपोर्ट में ये होगा कि साक्ष्य अपर्याप्त है, उसको कहा जाता है FR या फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की पूछ ले, 2। कौन कौन, साक्ष्य पर्याप्त और साक्ष्य अपर्याप्त। तो अब समस्या आई कि भाई संज्ञान तो पुलिस रिपोर्ट पर कहा गया है, चाहे साक्ष्य पर्याप्त लिखकर भेजे पुलिस, साक्ष्य अपर्याप्त लिखकर भेजे, तो क्या क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या FR या अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है कि मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता, क्योंकि संज्ञान FR और चार्जशीट पर नहीं बल्कि क्या लिखा है, पुलिस रिपोर्ट। ये रटे रहिए। तो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है, चार्जशीट और आपका ये ना मार दीजिएगा कि अंतिम रिपोर्ट, आगे बताया जाएगा।
तीसरा आपका नया क्वेश्चन बन सकता है 190 मजिस्ट्रेट चाहे तो सुमोटो से स्वयं के ज्ञान पर या किसी की शिकायत पर या किसी की सूचना पर काग्निजेंस अपराध का ले सकता है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, बैरक पर भी लिख सकते हैं कि संज्ञान के बारे में अवशेषी प्रावधान कहाँ है। अवशेषी मतलब रिजुडियरी प्रावधान या अवशेष, ये नया क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए संज्ञान के बारे में, नया बन सकता है क्वेश्चन, बना नहीं है। संज्ञान के बारे में अवशेषी प्रावधान या अवशिष्ट प्रावधान या रिजुडियरी, इंग्लिश में रिजुडियरी कहा जाता है, रिजुडियरी प्रावधान की धारा में तो खंडवाई अगर पूछे तो कौन सा खंड मारेंगे? 190(1)(c) पूछ सकता है नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बता दिया जाए भाई, कभी आया नहीं ये क्वेश्चन। हेलो, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं। हेलो, ये क्वेश्चन आपका कहीं आया नहीं है, पूछ सकता है नया क्वेश्चन। इसके बाद आइए 191, लिखिए भाई आपका 191 से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेचुरल जस्टिस का पालन, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 191 किसकी पूरक धारा है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 190(1)(c), यानी कि पूरक धारा पूछ सकता है पहला क्वेश्चन। 191 किसकी पूरक धारा है? गलत ना हो, किसकी पूरक धारा है? 190(1)(c). देखिए इसमें क्या भाई, देखिए जब मजिस्ट्रेट किसी मामले का स्वयं संज्ञान लेता है या किसी की सूचना पर संज्ञान लेता है या कंप्लेन यानी कि शिकायत पर लेता है, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अब उसमें हितबद्ध हो गया, प्राकृतिक न्याय का पालन करे और ये अभियुक्त को बता दे कि अभियुक्त चाहे तो हमारे यहाँ से मामला दूसरी जगह ट्रांसफर करा सकता है, क्योंकि मैंने स्वयं के ज्ञान पर या किसी की शिकायत पर क्या लिया है? संज्ञान, यानी कि स्वयं घटना देख लिया इत्यादि। तो अगर अभियुक्त कहता है कि हाँ हमारा मामला ट्रांसफर किया जाए, तो ऐसी दशा में सीजीएम जिसको कहेंगे यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको कहेंगे, उनको मामला क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर। इसी को कहते हैं नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय। कहाँ समाहित है? तो 191 किसके लिए बनी है? पूरा 190 के लिए नहीं, किसकी पूरक धारा? 190(1)(c). बस इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं। नेचुरल जस्टिस पूछ सकता है। 192 आ जाइए, सीजीएम द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपका संज्ञान, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले सकता है। 192 या तो वह स्वयं जांच करे या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए सौंप दे। ये किस धारा में है? 192। ये भी समाप्त हो गई। अब 193 से क्वेश्चन बनता है। 193 से आपका फिर क्वेश्चन बनता है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय सामान्यतः सीधे संज्ञान लेता है कि नहीं? तो आपका ये क्वेश्चन एमपी से लेकर कई राज्यों में पूछा गया है और इस धारा में 2-4 मिनट अच्छे से कंसेप्ट बनाइए। देखिए सामान्यतः संज्ञान का कार्य 190 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। सत्र न्यायालय सामान्यतः सीधे संज्ञान नहीं लेता। सत्र न्यायालय तब संज्ञान लेता है जब उसे मामला कमिट किया जाए, सुपुर्द किया जाए या उपार्पण किया जाए। तो बताइए सत्र न्यायालय सीधे संज्ञान लेता है
ये संज्ञान लेता ही नहीं कि उपार्पण या सुपुर्दगी के पश्चात लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो सुपुर्दगी या कमिटल या उसको आपका एमपी में जाएंगे तो उपार्पण पूछेगा। तो सत्र न्यायालय सुपुर्दगी या उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं लेता, ये सामान्य नियम है। ये एमपी का मॉडल है। 4 ऑप्शन देगा, संज्ञान नहीं लेता, संज्ञान लेता है, उपार्पण के बिना लेता है, और उपार्पण यानी कि उसको कमिटल या सुपुर्दगी कहते हैं, सुपुर्दगी के बिना नहीं लेता। तो कौन ऑप्शन मार्क कराएंगे? बस एक जानिए, सुपुर्दगी के बिना कॉग्निजेंस नहीं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन किन मामलों में सीधे संज्ञान लेता है, अर्थात कौन से मामले? सबसे पहले सत्र न्यायालय में ही जाएंगे तो 2 मामले कवर किए रहिए, उसी को लिखना है। लिखिए भाई, पहला लाइन लिखिए भाई, 193 से सत्र न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान, हेडिंग डालिए, 3 शब्द बनाना है। जो आ सकता है भाई वही लिखवाया जा रहा है इस समय। हेडिंग डाल लीजिए, तो सत्र न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान। आपका पहला लिखिए, सामान्यतः सत्र न्यायालय सीधे किसी मामले का संज्ञान नहीं देता। 3-4 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं। सामान्यतः सत्र न्यायालय सीधे किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता। वह संज्ञान तब लेता है जब मामला उसे सुपुर्द किया जाए। तो इसको घुमा भी देता है, थोड़ा सतर्क रहना, सीधी भाषा में लिखवाई जा रही है। वह संज्ञान तब लेता है जब मामला उसे सुपुर्द किया जाए। सुपुर्द किया जाए माने कमिट किया जाए, कमिट माने उपार्पण किया जाए ना, तो लिख लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। अब उपार्पण तुरंत सेक्शन 1 सेक्शन और कवर करा दिया जाए तब सही रहेगा। भाई देखिए, पहले कंसेप्ट, तब आपको आगे लिखवाएंगे। कंसेप्ट बना लीजिए ताकि एक सेक्शन और समाप्त हो जाए। इसी पर धारा 209, ये भी खूब पूछा जाता है। धारा 209 तुरंत पढ़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है यहाँ। धारा 209, अभी कंसेप्ट 1 मिनट में बनाइए। भाई देखिए, आपका 1 मिनट में कंसेप्ट बनाकर तब मामला आगे बढ़ाए। मान लीजिए हत्या का अपराध है 302 आईपीसी, 190 सीआरपीसी में संज्ञान कौन लिया? उसका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तभी अपराधों का लेगा। अब समस्या ये आई कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हत्या के अपराध का संज्ञान लिया है, और हत्या के अपराध में जो सजा है या तो मृत्युदंड या कितना आजीवन कारावास, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो सजा देने का हक है वह कितना है? 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो आप लोग ये बताइए, संज्ञान तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ले लिया, लेकिन क्या इस मामले में उसे सजा देने की शक्ति है कि नहीं? नहीं। तो क्या करे भाई? प्रेम से जिसको सजा देने की शक्ति है उसको मामला सुपुर्द कर दे, कमिट कर दे, उपार्पण कर दे। तो प्रथम वर्ग न्याय इस मामले में कौन विचारण कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 209 के तहत किसको मामला सुपुर्द कर दे? सत्र न्यायालय को। तो आप लोग बताइए, सत्र न्यायालय मामले से सीधे अवगत हुआ कि सुपुर्दगी के बाद? तो सुपुर्दगी की धारा में की गई 200, बस भाई ऐसे याद करिए, और क्या। इसीलिए आपका लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मजिस्ट्रेट द्वारा
मामले की सुपुर्दगी 209 के तहत की जाती है। एक लाइन लिख लीजिए। मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की सुपुर्दगी धारा 209 के तहत की जाती है शुरुआती दौर में। आगे और बताया जाएगा, अभी 2-3 धाराएं और हैं, लेकिन अभी ये जानिए। इसके बाद फिर आपका बैठ होइए भाई, यानी कि सत्र न्यायालय कब संज्ञान लेगा, जब मामला उसे क्या किया गया हो तभी, ये याद रखिए। लेकिन अब लेकिन लग गया तो ये भी सावधान रहना है। दो ऐसे मामले हैं जहां की कोर्ट ऑब्जेक्शन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है, सीधे संज्ञान लेता है, अर्थात सीधे मामला पहली बार ही मुकदमा सत्र न्यायालय में हो। तो कौन से दो मामले हैं, अंदर जाकर ये पूछ सकता है। देखिए आपका भले लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में इतनी सीटें हैं तो लगभग 50,000 फार्म भी पड़े हैं। अब ये कोई कह दे कि हम तो बिना पढ़े क्या हो जाएंगे, फ्री निकालेंगे, तो आखिर आपका माने ज्यादा लोग तो छटेंगे ही ना। तो कौन छटेंगे, तो अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया तो वही छटेंगे जो पिछले किताबों से गाइडों से पढ़े। यानी कि आपका तमाम गाइडें आई हैं, उसमें ये है कि 50% तो कवर होता है। जो क्वेश्चन टेक्निकल है वो गाइड में नहीं मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा कोई भी गाइड, सभी गाइडों को देखिए। जो टेक्निकल क्वेश्चन है वह गाइड वाले लिखे ही नहीं। सामान्य मिल जाएगा तो लड़का सोचेगा 50% मिल गया, 60%, और जो टेक्निकल ये सब क्वेश्चन है वो दिए ही नहीं। तो सत्र न्यायालय लिख लीजिए, दो मामलों में सीधे संज्ञान लेता है। अलग से लिखिए भाई, सत्र न्यायालय दो मामलों में सीधे संज्ञान लेता है। दोनों याद करके जाइएगा, टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए तो। सत्र न्यायालय दो मामलों में सीधे संज्ञान लेता है। सेक्शन कवर करिए। 100 पहला लिखिएगा, धारा 199 के क्लाज 2 में आने वाले मामले, दो धाराएं लिखिए। धारा 199 के क्लाज 2 में आने वाले मामले, और दूसरा लिख लीजिएगा 344 धारा 344 में आने वाले मामले। दो लिखिए। पहला आपका धारा 199 के क्लास 2 क्लास 1 लिखिएगा, क्लास 2 में आने वाले मामले, और दूसरा लिखना है सेक्शन 344 में आने वाले मामले। आगे बताया जाएगा, अभी छोड़ दिए, बहुत लंबा चल जाएगा, वैसे भी स्लो थोड़ा चल रहा है आज। इसके बाद आइए 194 छोड़ दीजिएगा। अब आइए 195 से लेकर 199। इधर भाई सेक्शन याद करना है, 3 लाइन याद करना है, बहुत ज्यादा आपका नहीं। फिर मैं बता दूं, सेक्शन पर कवर करिए और 4-4 जो 5-5 लाइन बताया जाए उस पर कवर करिए। पहले नियम बनाइए। नियम आपका ये आया कि सामान्यतः संज्ञान के बारे में जो नियम है वह 190 से लेकर 194 तक में दिया गया, लेकिन 195 से लेकर और 199 तक में यदि कोई ऑफेंस आता है तो मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान तभी लेगा 190 में जब इन धाराओं की शर्तों की पूर्ति हो। यानी कि जब तक कि इन धाराओं की कंडीशन फुलफिल न हो 190 में ऐसे अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो संज्ञान पर शर्तें या संज्ञान के अपवाद या आपका कंडीशन होने पर संज्ञान कौन सी धारा में 195 से लेकर कहाँ तक 199 कंसेप्ट बनाए रखिए। यानी कि संज्ञान पर ही पहले ही मामला रुका रहेगा, भले 10 साल रुक जाए, जब तक ये कंडीशन पूरी न हो। लेकिन तब जब अपराध इस श्रेणी में आते हों जिनका वर्णन 195 से लेकर कहाँ तक किया गया है 199। तो आइए देखा जाए भाई 195 दो लाइन लिखते रहिए। लोक न्याय के विरुद्ध और मिथ्या साक्ष्य इत्यादि के लिए अभियोजन।
लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, मिथ्या साक्ष्य इत्यादि। इत्यादि लिख लीजिए भाई, पूरा लिखवाना संभव नहीं। देखिए यहाँ क्या आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्या पब्लिक सर्वेंट द्वारा या न्यायालय द्वारा परिवाद किया जाता है? तो कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ की लोक सेवक परिवाद करेगा या न्यायालय स्वयं परिवाद करेगा, लेकिन ये परिवाद आपका लिखित में होगा, मौखिक नहीं। तो आइए दो उदाहरण देखा जाए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मान लीजिए पुलिस ने धारा 160 सीआरपीसी के तहत किसी को तलब किया, तो तलब करने के लिए समन पुलिस जारी करती है कि वारंट के लिखित आदेश और कोई व्यक्ति उस लिखित आदेश का पालन नहीं किया, यानी कि थाने पर हाजिर नहीं हुआ, तो अपराध किया, यानी कि लोक सेवक की आज्ञा का क्या किया है, उल्लंघन। अब आप लोग यही 195 में देखना है, ऐसे अपराध का संज्ञान कैसे लिया जाएगा? तो परिवाद कौन करेगा? तो समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं। कौन करेगा? वह पुलिस अधिकारी या उसके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, तभी संज्ञान, अन्यथा कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। याद रखिए। दूसरा न्यायालय पर आ जाए। न्यायालय में देखिए भाई, एक व्यक्ति न्यायालय में मिथ्या दस्तावेज पेश किया, फाल्स दस्तावेज या फाल्स गवाही दिया, तो आपका ऐसी दशा में न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ स्वयं परिवाद करता है। आप नहीं कर सकते, आप केवल एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो इन्होंने मिथ्या साक्ष्य दिया है, मिथ्या मैंने दस्तावेज पेश किया है कोर्ट में, आप स्वयं मुकदमा दायर करके, स्वयं परिवाद करके, स्वयं कार्यवाही करें। आपको अधिकार नहीं है, किसको केवल है? न्यायालय। तो ऐसे मामलों में संज्ञान तभी लिया जाएगा जब लोक सेवक या न्यायालय क्या करे? परिवाद। तो परिवाद पर संज्ञान लिया जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस रिपोर्ट ना मार दीजिएगा। 196 से क्वेश्चन नहीं बनता आपका। 196 आपका षड्यंत्र के बारे में है। 195 ए से बन सकता है। 195 ए सीआरपीसी और 195 ए आईपीसी दोनों साथ में पढ़ना, अच्छा तरीका है पढ़ने का। दोनों कोऑर्डिनेट करिए। तो आईपीसी लिख लीजिए भाई 195 ए और सीआरपीसी में भी 195 ए सही रहेगा। देखिए 195 ए आईपीसी अपराध है और उस अपराध का कॉग्निजेंस के लिए प्रावधान कहाँ है? सीआरपीसी की धारा 195। अगर कोई व्यक्ति किसी गवाह को उत्प्रेरणा देता है, धमकी देता है या धमकी देता है, वचन देता है कि तुम झूठी गवाही दो या धमकी दिया और गवाह, तो ऐसी दशा में जो गवाह को धमकी दिया है या उकसा दिया, दुष्प्रेरण कर दिया, वह व्यक्ति दंड का भागी होगा आईपीसी की धारा में 195 ए में। तो ऐसे अपराधों का संज्ञान न्यायालय कैसे करेगा? तो किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या करने पर? परिवाद। पुलिस रिपोर्ट ना मार दीजिएगा। केस किस पर? वही आपका परिवाद पर। एक लाइन बस याद रखना है, 196 छोड़ देना है, फिर 197 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। 197 का देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए 197 को पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, टॉकिंग ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत ये किस धारा में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि धारा 197। लिख लीजिए उसको। तो टॉकिंग ऑफ अम्ब्रेला, छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत। एविडेंस में थोड़ा धारा जोड़ लीजिएगा, सेक्शन 9। टॉकिंग ऑफ अम्ब्रेला जगह जोड़ते रहिए, उसको लिखते रहिए भाई, 5-6 लाइन लिखवाना पड़ेगा। केस भी यहाँ पूछा गया था यूपीएपीओ में।
डाकिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत की धारा में तो 197। देखिए धारा 197 दो दृष्टियों से देखी जाती है। आपका यह धारा पब्लिक सर्वेंट को यानी कि लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करती है और यही धारा भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण प्रदान करती है। यानी कि जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो धारा 197 के भी दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि लोक सेवक निर्भीक होकर बिना किसी डर भय के काम करें, और ये पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि खूब लूट खसोट करें, यानी कि खूब करप्शन करें और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे तो इस धारा को पूरी तरह हटाने की वकालत कर रहे थे कि ये धारा पूरी तरह क्या किया जाए, हटाया जाए। लेकिन हटी नहीं, थोड़ा बहुत संशोधन हुआ। अब इस धारा में ऐसा क्या है इतना महत्वपूर्ण है और डाकिन ऑफ अम्ब्रेला का काम करती है। तो रिट में भी याद रखिएगा कौन सी रिट, देखते नया क्वेश्चन बना लीजिए, कौन सी रिट लोक सेवकों के लिए डाकिन ऑफ अम्ब्रेला का कार्य करती है। यो वारंटो, ठीक है भाई, अधिकार परीक्षा दो पहलू है, उसको कहीं अलग से लिख लीजिए तो तब आपका बैठ वाजा से आती है। क्यों वारंटो की रिट या अधिकार परीक्षा की रिट को डाकिन ऑफ अम्ब्रेला कहते हैं। उसके भी दो पहलू हैं। अगर वह पदाधिकारी सही ढंग से पद पर आसीन है तो न्यायालय उसकी सहायता करेगा, गलत ढंग से है तो क्या करेगा, आपका उसकी नियुक्ति अवैध घोषित कर देगा। तो दो पहलू ये पूछ सकता है, नए नए क्वेश्चन बनाइए। इधर 15-14 दिन जो बचा है इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं दिमाग में हमारे भी, और इस समय आपका क्लास मैंने कह सकते हैं कि इस समय जो पढ़े रहेंगे वह एकदम मेमोरी रिफ्रेश रहती है। तो घर में लोग आपका बैठे बैठे क्या हो जाएंगे, आपका ये पढ़ें ये पढ़ें। भाई अब आपका कह सकते हैं कि पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन क्या करिए, पढ़िए। ये नहीं कि एक किताब उठाए तो ये रख लीजिए, तो एक किताब उठाइए, कुछ तो पढ़िए, अब समय नहीं है। अगला देखिए भाई आपका फिर 197 पर बैक हो आ जाए। पहले नियम बता दिया जाए तब 2-3 लाइन जो आता है क्वेश्चन वो लिखवा। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने या न्यायाधीश ने या किसी लोक सेवक, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि धारा 197 किसको प्रोटेक्शन देती है, मजिस्ट्रेटों को, न्यायाधीशों को, लोक सेवकों को, उपर्युक्त सभी। तो किसको, उपर्युक्त सभी। देखिए फिर एक बात, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने या किसी न्यायाधीश ने या किसी लोक सेवक ने ऑन ड्यूटी यानी कि अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध किया है तो ऐसी दशा में 190 के तहत न्यायिक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान तभी लेंगे जब सरकार द्वारा इसके लिए पूर्व मंजूरी मिल जाए। यानी कि केंद्रीय सरकार का लोक सेवक इत्यादि है तो कौन मंजूरी दे दे, केंद्रीय सरकार, और राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार। अब यही भ्रष्टाचारियों को बचाती है। देखिए कैसे भाई, खूब भ्रष्टाचार करिए और यादव सिंह जैसे अरबों की संपत्ति बना ली और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे ही सरकार आपके मैंने गिरेबान पर हाथ रख के पार्टी फंड में 5-6 करोड़ क्या करिए गुप्त रूप से पहुंचा दीजिए और काम आपका क्या हो गया, बन गया। यानी कि ये धारा शुद्ध रूप से भ्रष्टाचारियों को क्या करती है, बचाती है और कहते हैं कि खूब लूटो खसोटो, जब तक सरकार तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई हुई है तो ये न्यायालय कौन होता है, संज्ञान पर ही रुक जाएगा। अब होता क्या था, अरबों का खरबों का घोटाला होता था और बस FIR हो गई, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा था।
लोग रिटायर हो गए, पेंशन पा लिए, मर गए और अब 20 साल से मुकदमा क्या है पड़ा। तो आपका ऐसी दशा में अब सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहा ये तो घोर अन्याय है और आपका भ्रष्टाचार रहित प्रशासन आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। तो केस आया आपका सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य का, और सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला दिया कि हर हाल में अधिकतम 4 माह में सरकार डिसाइड कर ले कि अनुमति देगी कि नहीं। अगर 4 माह में इनकार कर दी तो ठीक, और अगर शांत बैठ गए तो 4 माह बाद माना जाएगा कि सरकार ने अनुमति दे दी है और बिना अनुमति के ही संज्ञान लिया जाए। यानी कि अब समय निर्धारित कर दिया, कानून ने नहीं, किसने? सुप्रीम कोर्ट। यूपीएसपी में पूछा गया था भाई कितने साल? 4 मैं 4 माह 4 साल नहीं, 4 अधिकतम 4 महीना, अधिकतम 4 महीना। इस पे लिखिए आपका भाई, यह लिखिए यह धारा मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश तथा लोक सेवक तीनों को संरक्षित करती है। तीनों लिख लीजिए, तो पहले एक बार पूछा गया, तीनों को संरक्षित करती है। बिना सरकार के पूर्व मंजूरी के संज्ञान नहीं लिया जाएगा। पूरी बात नहीं लिखवाई जा रही है, फिर बता दिया जाए, शॉर्टकट में लिखे बता दिया गया, कुछ दिमाग में भी रखिए। बिना सरकार की पूर्व मंजूरी के संज्ञान नहीं लिया जाएगा और केस जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। लिखिए सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। केस लिखिए सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। लिखिए सरकार को अधिकतम 4 माह में फैसला लेना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। इस केस में कहा गया कि सरकार को अधिकतम कितने दिनों में? 4 माह में अनुमति के मामले में फैसला लेना होगा। शॉर्टकट में लिख लीजिए 4 माह। इसके बाद आ जाइए 198 आइए धारा भाई, अधिकतम 4 माह लिख लीजिए, एक लाइन में बना लीजिए। कितने माह? तो लिखिए जल्दी भाई, अधिकतम 4 माह। इतना 4 माह से रट कर जाइए, इतना पर। अगला लिखिए 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। यानी कि आपका जो विवाह के विरुद्ध अपराध है 493 IPC से लेकर और आपका कह सकते हैं कि 498 तक, अगर ये अपराध हुए हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि इसके लिए मेंस में भी आ चुका है भाई, एपीओ में, इसके लिए संज्ञान का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो CRPC की धारा 198 में पहला क्वेश्चन बनता है संज्ञान किस पर लिया जाएगा? परिवार पर कि पुलिस रिपोर्ट पर कि स्वयं के ज्ञान पर कि उपयुक्त सभी? तो केवल परिवार पर, और परिवार पूरा समाज नहीं करेगा, याद रखिए, या उसके घर वाले। तो पीड़ित आपका 2 पीड़ित में पति पीड़ित होता था तो कौन कौन सी धारा के तहत हस्बैंड पीड़ित होता था? एक 497 और दूसरा 498। पिछली बार जब आया था किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाना 498 और जाल कर्म या एडल्टी 497। तो 497 अब अवैध हो गई, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता अंदर जाकर 198 का कौन सा क्लास अवैध घोषित किया गया है? कुछ भाग। तो 198 का क्लास 2, और केस बताया गया था कौन सा केस है?
साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक दिन लिखवा गया था कि नहीं, लिखवा गया था बच्चों। 198 के बाद आ जाए आपका 198A। लिखिए भाई आपका 198A लिखिए। आईपीसी की धारा 498A के अधीन अपराधों का अभियोजन, ये आपका पूछा गया था झारखंड। ये पूछा गया था भाई, इसको लिख लीजिए अच्छे से। टाइटल लिखिएगा 198A। आईपीसी की धारा 498A के अधीन अपराधों का अभियोजन। देखिए फिर एक बार समझाया जाता, तो पहले तो जो क्वेश्चन बनता है वो लिखिए, तब समझाया जाएगा। देखिए आईपीसी की धारा 498A में क्रूरता, क्रूरता, तो अगर विवाहिता स्त्री के प्रति क्रूरता बढ़ती जाती है तो उसमें आपका संज्ञान कैसे लिया जाए? परिवार पर, पुलिस रिपोर्ट पर भी लिया जा सकता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? दोनों, यानी कि या तो परिवार या पुलिस रिपोर्ट में FIR भी हो सकती है, FIR करके मामला। लिखिए भाई, ऐसे अपराध का संज्ञान परिवार और पुलिस रिपोर्ट दोनों पर लिया जा सकता है। यही झारखंड ने APO में बनाया था क्वेश्चन। ऐसे अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का संज्ञान परिवार और पुलिस रिपोर्ट दोनों पर लिया जा सकता है। दोनों मार्क कराइएगा, सतर्क रहिए। कहाँ परिवार में लिखवा रहा हूँ, कहाँ दोनों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। 198 में मैं बताया केवल परिवार, 198A में आपका जो क्रूरता के लिए बनी है, किस पर? परिवार और किस पर? पुलिस पर। लेकिन किसी एक आधार पर, ये नहीं कि या तो परिवार या किस पर? पुलिस रिपोर्ट। सतर्क रहना, इसलिए परिवार या पुलिस रिपोर्ट पर, मैं दोनों पर। इसके बाद आपका देखना जो मैंने क्वेश्चन बनता है वो समझना है आपका। ये 198A में थोड़ा बहुत कोरिलेट भी करना है, और जो आपका कोरिलेट करना है वह आपका आईपीसी में और एविडेंस। तो क्रूरता के बारे में जो प्रावधान है, क्रूरता के बारे में जब ये धारा 198A जोड़ी गई CRPC में, उसी समय आपका आईपीसी में भी संशोधन हुआ और एविडेंस में भी हुआ। तो आईपीसी में कौन सी धारा जोड़ी गई? 498A। और आपका क्रूरता के बारे में आपका एविडेंस में कौन सी धारा जोड़ी गई? 113A। पूछा गया था अभी कहीं पर, ये कहाँ पूछा गया था अभी? आपका बिहार में पूछा गया था क्या? नहीं, कहीं आपका आया था 113A। आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा, बिहार में था, एविडेंस में भी आया था। मैंने आपका में प्रिज्यूम है तो यह तथ्य की उपधारणा होगी। और ये भी कब जोड़ी गई? 1983 में। तो 3 धाराएं एक साथ जोड़ी गई। CRPC की कौन सी धारा? 198, आईपीसी 498 और एविडेंस 113A। आइए आगे चला जाए। 198 भी छोड़ दिए, 199 से क्वेश्चन बनता है। 199 से जो क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से भाई क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, थोड़ा सतर्क रहना है। 199 लिख लीजिए, तो 4-5 पॉइंट जो बनता है वो तो लिखवा दिया जाए। डिफमेनेशन या मानहानि के मामलों में संज्ञान, हेडिंग डाल लीजिए। तो डिफमेनेशन या इसको मानहानि के मामलों में संज्ञान, यहाँ से यूपी में भी क्वेश्चन बन चुका है। मानहानि के मामलों में संज्ञान की धारा में आपका 199। अब यहाँ बात करिए, यहाँ आपका क्लास वाइज पढ़ना है। ध्यान से समझिए आपका 199। देखिए भाई आपका
199 का पहले क्लास 1 देखना है और यहीं से आपका एक क्वेश्चन पहले उठाना है। 199 के 1 मान हानि के मामलों में जो संज्ञान लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, कोई न्यायालय जब संज्ञान लेगा तो परिवाद पर लेगा कि पुलिस रिपोर्ट की स्वयं के ज्ञान के उपयुक्त सभी, तो सब पे नहीं, किस पर केवल परिवाद। परिवाद कौन करेगा? पीड़ित करेगा कि समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित। तो पहला लिखिए, खंड 1 में लिखिएगा, मान हानि के मामलों में संज्ञान केवल परिवाद पर लिया जाएगा। लिखिए भाई, मान हानि के मामलों में संज्ञान केवल परिवाद पर लिया जाएगा। केवल परिवाद पर लिया जाएगा और ऐसा परिवाद केवल विक्टिम यानी कि आहत यानी कि पीड़ित द्वारा किया जा सकेगा, सभी लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा परिवाद केवल पीड़ित द्वारा किया जाएगा। अगला लिखिए भाई, सीआरपीसी की धारा, सीआईसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीआरपीसी की धारा 468 के तहत 468 के तहत ऐसा संज्ञान 3 वर्ष के अंदर लिया जाएगा। 3 वर्ष के अंदर, इसलिए कि कभी शुरुआती दौर में आपका कंसेप्ट बनाया गया था कि मान हानि में कितनी सजा है आपका, 2 साल है, तो संज्ञान कितने समय के अंदर लिया जाएगा? 3 साल। अब आइए 199 2, यहीं से आपका गलती हो सकता है और यहीं से सुधारना है। लिखिए 199 का क्लास 2 लिखिए भाई, यहाँ से ज्यादा लोग गलत करके आते हैं, इसको भाई सही रखिए। लिखिए, यदि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मान हानि हुई है, यदि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मान हानि हुई है, तब उसका प्रावधान 199 के क्लास 2 में है। तब उसका प्रावधान 199 के क्लास 2 में है। इधर है, लिखिए भाई, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, हम समझाते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी लोक सेवक की मानहानि हुई हो, तब ऐसी दशा में परिवाद
सीधे सत्र न्यायालय में किया जा सकता है। परिवाद सीधे सत्र न्यायालय में किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन लीजिए तब समझाते हैं। ऐसा परिवाद लिखिए भाई, इसी लाइन में लिखिए, ऐसा परिवाद लोक अभियोजक द्वारा यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा, ऐसा परिवाद लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा तथा अपराध किए जाने के 6 माह के अंदर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर, तथा अपराध किए जाने के 6 माह के अंदर। लिखिए इसी में, ऐसा परिवाद लिखित में किया जाएगा। ऐसा परिवाद लिखित में किया जाएगा, रिटेन में। लेकिन लिखिए ऐसा परिवाद कैसे होगा? मौखिक नहीं, लिखित में। लेकिन केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, माने सरकार की पूर्व मंजूरी, केंद्रीय सरकार ना लिखिएगा, सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। सरकार की पूर्व मंजूरी से। ऐसे लिखिए एक लाइन तब अब समझा जाए। ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख, यह ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख, अंडरलाइन इस लाइन को 2 लाइन को करिएगा, यही गलत होता है ज्यादा। ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख धारा 237 में किया गया है, धारा 237 में किया गया है। अच्छे से याद रखिए, 199 2 से कौन को रिलेट करेंगे? 237। तथा इस लिखे ना 237 अच्छे से इसको तैयार रखिए, अंडरलाइन किया गया। तथा ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया, ये भी यही आपका शब्द याद करके जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट भाषा लिखवा रहा हूँ। तथा ऐसे मामलों में विचारण की प्रक्रिया वह अपनाई जाएगी, वह अपनाई जाएगी जो की भाषा लिखवा जब से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। एक बार देखिए आपका 237 नहीं, एकदम डायरेक्ट की भाषा ही पूछी जाती है भाई, तो वही भाषा शुद्ध रूप से लिखवाया जाए ताकि लोग क्या करें। लिखिए भाई, हाँ लिखिए, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष, बात बोले तो पूरा पढ़, प्रक्रिया वह अपनाई जाएगी जो, यहाँ तक लिखवा गया ना, जो के बाद लिखिए यही सब देखिएगा, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए, संस्थित किए माने दायर किए गए, फाइल किए गए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण में अपनाई जाती हैं, वारंट मामलों के विचारण में अपनाई जाती है। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन आपका कह सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर किस मामले में अपनाएगा। माननीयों की मांग यहाँ हुई है, तो जो
मजिस्ट्रेट अपनाता है वारंट मामलों में, लेकिन किस रिपोर्ट पर? पुलिस रिपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट से भिन्न। अब तुरंत आपका सेक्शन 1 और 2 कवर करना है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में प्रक्रिया का उल्लेख सीआरपीसी में जो वारंट मामले हैं कहां से कहां तक है, तो 244 से लेकर 240 से। देखिए यह प्रक्रिया वो लिखवा दे रहे हैं, आप उतना अंदर भरे ना जाइए, हमारा कर्तव्य है लिखवा देना। यह प्रक्रिया 244 से लेकर 247 तक में दी गई है। 244 से लेकर कहां तक? 247। ठीक है, आपका 199 भाई ना समझ में आया तो बताया जाता है, लिखवा ही दिया गया है किसी तरह भाई। ना समझ में आया फिर एक बार देख लीजिए, फिर एक बार बता दे रहे हैं भाई लास्ट में जो लोग। ठीक है, आपका फिर 1-2 मिनट में आप हो जाएगा। 199 तो ये बताती है आपका कि अगर राष्ट्रपति की किसी व्यक्ति ने मानहानि किया है, उपराष्ट्रपति किया है, राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक किसी मंत्री की या लोक सेवक की किसी ने मानहानि की, तो ऐसी दशा में मुकदमा डायरेक्ट कहाँ किया जाएगा? मजिस्ट्रेट या नहीं, कहाँ किया जा सकेगा? कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय में। दूसरा परिवाद होगा कि पुलिस रिपोर्ट, परिवाद होगा। तीसरा मौखिक लिखित परिवाद कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे कि उनकी ओर से सरकारी वकील? तो सरकारी वकील कौन करेगा? लोक अभियोजक। परिवाद अपराध के कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। और किसकी पूर्व सहमत से परिवाद होगा? सरकार। और कोर्ट ऑफ सेशन इस मामले में सीधे संज्ञान लेगा। तो एक लाइन और आपका कंसेप्ट बना दिया जाए। लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके अलग से लिखिए, बिना चारा हुआ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता। लिखिए, सत्र न्यायालय भिन्न भिन्न मामलों में, अलग से कोर्ट बना लीजिए। सत्र न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय भिन्न भिन्न मामलों में विचारण की 3 प्रक्रिया अपना सकता है। भिन्न भिन्न मामलों में विचारण की 3 प्रक्रिया अपना सकता है। एक कोर्ट ऑफ सेशन यह कि 3 प्रक्रिया दी गई। अब आपका कौन कौन सी प्रक्रिया, तो तीनों लिख लीजिए। पहला लिखिए भाई, विचारण की नियमित प्रक्रिया। पहला लिखिए रेगुलर। विचारण की नियमित प्रक्रिया 225 से लेकर 236, धारा भी ऐड करते रहिए। 225 से लेकर कहां तक? 236, 236, 225 से 236। दूसरा लिखिए, मानहानि के मामलों में प्रक्रिया। अभी लिखवा गया भाई, मानहानि के मामलों में प्रक्रिया तो धारा 237 में बताया गया। कौन सी धारा में? 237। 237 कौन प्रक्रिया अपनाएगा? तो 244 से लेकर कहां तक की? 247। तीसरा लिखिए, मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में प्रक्रिया। मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में प्रक्रिया। धारा लिखिए 344, धारा 344। यहाँ समरी ट्रायल, संक्षिप्त प्रक्रिया 344 है। ये कौन सी प्रक्रिया अपनाता है कोर्ट ऑफ सेशन? संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी कि 260 से लेकर कहां तक की प्रक्रिया? 205। 3 मामले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है।
ये सीआरपीसी आसान क्वेश्चन आ जाए तो भाई सब कर ले जाएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आसान के साथ साथ कुछ टेक्निकल क्वेश्चनों पर भी क्या करिएगा। भाई आसान क्वेश्चन वाला तो सभी कर ले जाएंगे, तो रेट ले लीजिए तो एविडेंस चलेगा। भाई आपका जिस चैप्टर पर क्या किया जाए समय लग गया है तो 11 से लेकर 12